वेलकम स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास आपके अपने चैनल स्टडी एट द रेट उत्तराखंड में। ठीक है, और स्टडी एट उत्तराखंड के इस चैनल में आज का जो सेशन रहेगा उसको हम करेंगे भारत का संविधान, और संविधान के अंतर्गत हम नागरिकता संबंधी प्रावधानों को देखेंगे और आर्टिकल 5 से 11 तक सारी चीज़ों को कवर करेंगे। नागरिकता संबंधी क्या क्या प्रावधान है। अब इस क्लास में ना केवल हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जबकि डिटेल स्टडी करेंगे, और दो पार्ट में ये मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो कवर होगी, ये क्लास कवर होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज से पहले क्लास से और पहले समझते हैं क्या होती है। ठीक है, तो देखिए नागरिकता का जो सामान्य अर्थ है ये आपको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर पढ़ना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। नागरिकता का सामान्य अर्थ है कि नागरिक ऐसे व्यक्ति को कहा जा सकता है जिसे राज्य की ओर से सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किए गए, वही व्यक्ति नागरिक होता है राज्य का। ठीक है, राज्य मतलब आप राष्ट्र देश, राज्य की परिभाषा बहुत अलग होती है, वो हम आर्टिकल 12 में समझेंगे। बट राज्य का नागरिक, अभी राज्य को आप भारत से समझिए। एक देश का नागरिक वही होता है जिसे राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, यहाँ तक ऐसा है। और राजनीति में व्यक्ति के सक्रिय भागीदारी हेतु अधिकार व कुछ कर्तव्य दिए जा सकते हैं। ठीक है, वो राज्य द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, नागरिक कौन हो सकता है। अब तो भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान में भाग 2, ठीक है, भाग 1 हम पढ़ चुके हैं 1 से 4 तक। तो भाग 2 में जो आर्टिकल प्रारंभ होगा वो 5 से प्रारंभ होगा और 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त नागरिकता अधिनियम बना हुआ है 1955। ठीक है, उसके बाद कुछ संशोधन किए गए थे 2015 में और 2019 में, इनको भी हम पढ़ेंगे। तो इनमें देखिए आर्टिकल ये 5 से 6 तक निहित है। तो ये आर्टिकल क्या क्या कहते हैं, आर्टिकल पे परेशान नहीं होंगे, आर्टिकल हमें बिल्कुल याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जब संविधान हमारा प्रारंभ होने जा रहा था 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था, उससे पहले की नागरिकता के क्या प्रावधान है। ठीक है, कुछ लोग पाकिस्तान में प्रव्रजन कर गए थे, आप जानते हैं। ठीक है, तो उनके संबंधी नागरिकता संबंधी क्या प्रावधान, अनुच्छेद 6 में उसकी बात का जिक्र है। ठीक है, और जो पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है, और फिर वापस आ गए थे, उनके लिए क्या प्रावधान है, वो आर्टिकल 7 में निहित है। ठीक है, और भारत के बाहर कुछ लोग रहते हैं लेकिन उनका वंश, माँ बाप या कुछ इत्यादि उनका भारत में है, तो उनके नागरिकता संबंधी प्रावधान क्या है। ठीक है, और एक बड़ी अच्छी बात है भारतीय संविधान में, अगर आप विदेश की नागरिकता लेते हैं तो वो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक चली जाती है। ठीक है, और अनुच्छेद 10 और 11 में अधिकारों का बना रहना, और 12 में जो आपका है संसद द्वारा नागरिकता अधिकार को विधि द्वारा विनियमन किया जाना, ये निचोड़ है आपका नागरिकता संबंधी प्रावधानों का। और इनको हम एक एक करके डिटेल में अब समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर्टिकल 5 से 8 तक जो प्रावधान किए गए हैं उनमें संविधान के आरंभ में नागरिकता की जो बात की गई है उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, हमारा संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 में तो हमारे के बाद जो संविधान लागू हो गया हमारा, तो उसमें सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल मतलब अधिवास के द्वारा नागरिकता, ठीक है, जो भारत में रह रहे लोगों को नागरिकता है, उसके संबंधी प्रावधान को करता है। तो इसमें क्या है कि इसकी चर्चा अनुच्छेद 5 में की गई है, जिसमें हमने बोला था कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, अभी आपने पढ़ा, दिखा देता हूँ। इस संविधान में प्रारंभ में नागरिकता की बात कर रहे हैं, इससे संबंधित क्या क्या प्रावधान है उसको हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए संबंधित प्रावधान यह है कि वैसा व्यक्ति जो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत भारत का नागरिक होगा, वो नागरिक होगा जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। ठीक है, उसके माता पिता या कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, माता पिता या कोई एक। ठीक है, और दूसरा, वह संविधान के प्रारंभ होने से मतलब 26 जनवरी 1950 से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर भारत का निवासी रहा हो। अगर ये 3 शर्तें पूरी करता है तो वह आपका भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, फिर अनुच्छेद 6 में बताया गया है, ठीक है, जो पाकिस्तान से आए लोगों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पाकिस्तान से आए लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जो पाकिस्तान से भारत आए थे उस समय, आपको पता है बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या हुई थी प्रव्रजन की, तो उसमें एक डेट दी गई थी 19 जुलाई 1948। ठीक है, 19 जुलाई 1948 कि भैया 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी पाकिस्तान से भारत आ गया, एंट्री कर गया, वो भारत का नागरिक होगा। क्लियर है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है, पाकिस्तान से भारत बाद में आया है, तो उसके लिए एक चीज़ उन्होंने बोल दी है कि भाई आप पाकिस्तान से परमिट लेके आइए, परमिट लेके आइए। वो अगर परमिट, वैलिड परमिट पाकिस्तान ने जारी किया है
तो हम आपको भारत का नागरिक मान लेंगे। ये आपको बात समझ गया। अब आप समझते हैं ये 19 जुलाई 1948 की बात क्यों की जा रही है। इस घटना की जिक्र इस की जा रही है कि तब तक 19 जुलाई 1948 को ही परमिट वाली व्यवस्था प्रव्रजन वाले करने वाले लोगों के लिए जारी कर दी गई थी, दोनों तरफ से, ठीक है। इसलिए स्थिति का महत्व है। ये तो हो गया पाकिस्तान से आने वाले लोगों के बारे में बात करती है। अब क्या है कि कुछ लोग बेचारे जो थे पाकिस्तान चले गए, ठीक है, पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहाँ जाके उनको पता लग गया कि भाई हम आ गए नरक में, हमारा हिंदुस्तान ही ठीक था और अब वहीं में वापस जाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी भारत ने संविधान में इस व्यवस्था करी नागरिकता में, उसमें ये बोला गया, उसके लिए आर्टिकल 7 का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 7 में ये बताया है गया है कि 1 मार्च 1947 के पश्चात, ठीक है, भारत से पाकिस्तान चले गए, ठीक है, उनको भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, ठीक है। जो भारत से पाकिस्तान चलेगा उनको भारत का नागरिक नहीं समझाएगा। लेकिन फिर से उन्होंने बोल दिया कि 19 जुलाई 1938 के बाद भारत आए व्यक्तियों पर जो सब लागू प्रावधान होते हैं वो उनको प्रावधान ये उनको भी पूरे करने पड़ेंगे। उनके लिए क्या प्रावधान थे, उनको परमिट लेके आना था, ठीक है। एक तो भारत से चले गए, ठीक है, भारत से चले गए, उसको हम नहीं मानेंगे नागरिक, लेकिन फिर भी अगर वो वापस आना चाहते हैं, कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को वापस घर आ जाए, तो उसको हम भूला नहीं कहते, लेकिन आपको अगर भारत में आना है, ठीक है, तो आपको परमिट लेके आना पड़ेगा। तो ये हो गया भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले नागरिकता। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अब अनुच्छेद 8 की बात करता है। 8 की बात करता है कि ऐसा व्यक्ति, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, वो भारत का निवासी नहीं था, लेकिन वो भारतीय मूल का था। भारतीय मूल का तात्पर्य क्या है, जिस व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का जन्म भारत में हुआ था, 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया, तो भारत का नागरिक समझा जाएगा, ठीक है। तो वो आवेदन करना पड़ेगा, आवेदन के द्वारा उसको नागरिकता मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे की सारी चीज़ें समझ गई होंगी। मैंने आपको जो आर्टिकल 9 तक समझा दिया, आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक हमने समझा दिया, ठीक है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन सब चीज़ों में। हम आगे बढ़ जाते हैं। अब भारत में जो व्यवस्था है वो तो आप समझ गए। अब विदेशों में कई ना अलग तरह के प्रावधान है। जन्म स्थान से नहीं, वंश के आधार पर नागरिकता। विदेशों में क्या होता है, दो तरह से नागरिकता होती है। एक बोलते हैं, लैटिन भाषा है जस सैंग्विनिस और जस सोलाई। इसका अर्थ होता है, जस सैंग्विनिस का अर्थ होता है रक्त के आधार पर नागरिकता, ठीक है। तो जिस व्यक्ति का जन्म कहीं भी हुआ, लेकिन अगर उसके माता पिता का या उसका ब्लड रिलेशन उस देश में है, तो उसे जस सैंग्विनिस कहा जाता है। इसका सिद्धांत का प्रमुख समर्थक देश जर्मनी था। अगला एक होता है जस सोलाई, ठीक है। इसका अधिकार भूमि का अधिकार होता है। इस सिद्धांत में व्यक्ति की नागरिकता जन्म स्थान से तय होती है, ना कि रक्त या वंश से, ठीक है। तो फ्रांस इस सिद्धांत का प्रमुख समर्थक रहा है, ठीक है। हमें भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, तो वो बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैंने बताया था कि एक तो 9 आर्टिकल 8 तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 9 में इस बात का जिक्र है कि भैया अगर आपने विदेश की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता गई, विदेश की नागरिकता ली भारत की गई। इस चीज़ को आप याद रखिए। इसी तरह से अभी तक सानिया मिर्जा ने अगर पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली है, ठीक है। आपको याद रखना, सानिया मिर्जा ने अभी तक पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली है, ठीक है। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अभी तक सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली है, तो वो भारत की नागरिक कही जाएंगी। लेकिन क्या सानिया मिर्जा का जो पुत्र है या उनका बेटा हुआ है, जो उनका संतान है, उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी? अगर मिल जाएगी तो आप बताइए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जरूर मिलेगी, क्योंकि आप भारत में नागरिकता का प्रावधान है कि, ठीक है, जिसमें आपको बताया गया है कि अगर जन्म से के बाद उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, ठीक है, लेकिन जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, तो उसको ऑटोमेटिक वो नागरिक हो जाएगा। इसलिए सानिया मिर्जा का पुत्र या पुत्री जो भी हैं फिलहाल, वो भारत के नागरिक होंगे, लेकिन शोएब मलिक जो उनके पति, वो भारत के नागरिक नहीं हो सकते। ये क्लियर है। लेकिन अगर सानिया मिर्जा पाकिस्तान नागरिकता अपना लेती है तो उनकी नागरिकता चली जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अब नागरिकता अधिनियम बना था 1955 की, मतलब कुछ ऐसे प्रावधान जो अनुच्छेद 5 से 8 तक, जिनको हम निहित या 9 तक निहित नहीं कर पाए, उसके लिए आर्टिकल 11 में इस बात का जिक्र है कि संसद इसके संबंधित उचित प्रावधान बना सकती है, ठीक है। तो भारत में नागरिकता का अर्जन, ठीक है, कुछ तो था संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अब नागरिकता का अर्जन जो है वो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत किया जाता है। इसके द्वारा जो प्रावधान है वो 5 तरह के प्रावधान है, ठीक है। जन्म द्वारा, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, राज्य क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने के द्वारा। इनको हम समझते हैं। जन्म द्वारा नागरिकता का संबंध क्या है?
संबंध यह है कि 26 जनवरी 1950 के बाद, ठीक है, और 1 जुलाई 1987 से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, ठीक है। उसके बाद क्या था कि 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद 3 दिसंबर 2000 से पहले भारत में जन्मा व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा यदि जन्म के समय उसके माता पिता या कोई एक भारत का नागरिक रहा हो, जो मैंने बता दिया सानिया मिर्जा पे ये प्रावधान लागू होता है, ठीक है, जन्म के द्वारा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। अगला जो प्रावधान है वो वंश के द्वारा है। इसके आर्टिकल धारा 4 में है इस अधिनियम के, कोई व्यक्ति भारत के बाहर 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात 10 दिसंबर 1992 से पहले जन्मा, भारत के बाहर की बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन वंश के द्वारा उसका पिता भारत का नागरिक हो, उसका पिता वंश भारत में किससे काउंट किया जाता है? पिता से काउंट किया जाता है, ये आप जानते होंगे। तो वंश के आधार पर भारत का नागरिक होगा। क्लियर है? ये बात समझ हो गया। उसके बाद आगे का जो प्रावधान है, आगे का जो प्रावधान है वो हम समझते हैं पंजीकरण द्वारा, ठीक है। तो पंजीकरण के द्वारा भी हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो अवैध प्रवासी ना, अवैध प्रवासी तो हम बिल्कुल नागरिकता नहीं दे रहे। और दूसरी बात जिसको ओसीआई एक कार्ड धारक होते हैं, ओसीआई कार्ड धारक हैं जिनको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, उनको ओसीआई कार्ड धारक होते हैं। वो 5 वर्षों से भारत में रह रहे हो तो उनको नागरिकता मिल जाती है, ठीक है। और होता है देशीकरण द्वारा, ठीक है। देशीकरण द्वारा ऐसे नागरिक जो भारत के नागरिक तो नहीं है परंतु कुछ अपनी ऐसी शर्तें प्राप्त करते हैं, ठीक है, जिन पे जैसे मान के चले कोई कला अच्छे चरित्र का हो, कोई विज्ञान कला दर्शन साहित्य आदि से रुचि रखता हो, ठीक है, उनको भारत की नागरिकता दी जाती है। वो उसके लिए कुछ प्रावधान है, जैसे कुछ 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं को जिक्र है उसका ज्ञान होना चाहिए। और दूसरी बात जो होती है, गृह मंत्रालय को अगर संज्ञान में लगता है कि इस व्यक्ति का आने से भारत में भारत के लिए एक अच्छा माहौल बन सकता है या उसके द्वारा भारत का कुछ उत्थान हो सकता है, तो वो नागरिकता प्रदान की जाती है, तो उसे देशीकरण बोला जाता है। तो ये तो हो गया नागरिकता प्राप्त करने के अधिनियम नियम। अब क्या था नागरिकता की समाप्ति? नागरिकता की समाप्ति कैसे हो जाएगी? खुद अगर नागरिकता परित्याग करता है, नागरिकता का परित्याग करता है, व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ देता है तो नागरिकता चली जाएगी। हमने आर्टिकल 9 में जिक्र किया था पर्यावसन, मतलब अगर वो किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक चली जाएगी। और एक है कि भारत के द्वारा, भारत सरकार द्वारा वंचित कर दिया जाता है। अगर वंचित कर दिया जाता है, कुछ ऐसे उसने कुछ ऐसे तरीके से नागरिकता प्राप्त करी है, झूठे तरीके से नागरिकता प्राप्त करी है, या किसी और आप गोपनीय सूचना आदि को लीक कर रहा है, राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी में लिप्त है, ठीक है, तो उनको भारत को वंचित करके नागरिकता से हटाया जा सकता है, ठीक है। अब आता है नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है। और एक है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, और एक है जो बहुत ही विवादों में रहा था CAA, ठीक है, 2019। इन दोनों को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए मैं इतना ही लेके चलूंगा क्योंकि मुझे इसके साथ क्वेश्चन भी हम लोगों को करने हैं, तो हमारे ये 2 पार्ट रह जाते हैं, उनको हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। तो आज क्वेश्चन करने आवश्यक है, कोई भी अगर क्लास करते हैं तो क्वेश्चन बहुत जरूरी है, तो मैं इनको क्वेश्चनों को लेकर चलता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए अभी तक की जो स्टडी हम लोगों ने करी है वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुई होगी और आपके अब क्वेश्चन भी बनना प्रारंभ हो जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। एक तो आपने शायद अच्छे से रिवीजन के लिए आपके ये हमने पढ़ लिया, और दूसरा हम इसको क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? तो बड़ा आसान प्रश्न है। भारतीय के संविधान में जो नागरिकता का उल्लेख है वो भाग 2 में इस बात का जिक्र है। क्लियर है? अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है तो देख लेते हैं। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ठीक है, बिल्कुल सुमेलित है, ठीक है। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 6, ये बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 7 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या था कि ये जो है ना आर्टिकल 7, इसमें क्या था, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान, जो मैंने कहा था ना कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए, तो उन व्यक्तियों के प्रावधान का जिक्र है, ना कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना वाली बात का जिक्र है। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। भारत में कौन से पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है? ठीक है, ऐसा कौन सा पद है? तो ऐसा कोई भी पद जरूरी नहीं है जिसके लिए जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है। ऐसा कोई भी पद नहीं है, ना राष्ट्रपति के लिए, ना ही प्रधानमंत्री के लिए, ना मुख्य आलोचक के लिए। सिर्फ एक ही बात आवश्यक है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो चाहे जन्म से हो चाहे किसी भी तरीके से हो, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 11, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जाती है? तो वो 5 प्रावधान है जो मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो हम ये क्वेश्चन आ चुका है, भाग 2 में जिक्र है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद भारत की नागरिकता से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे 5 से 11। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी सही है? ठीक है, कौन सी विशेषता सही हो जाएगी? तो इनमें देखते हैं, राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता बिल्कुल भी नहीं है, दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है भारत में। ठीक है। राज्य की एकल नागरिकता, ठीक है, तो राज्य मतलब आप स्टेट की बात कर रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत की एक ही नागरिकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर सही। ओके। भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जाती है? ये जन्म द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, मतलब ऐसा कोई भूभाग जैसे सिक्किम को हमने बाद में शामिल किया, विदेशी राज्य को मिला है अपने देश में, तो उसके नागरिक ऑटोमेटिक हमारे देश के नागरिक हो जाएंगे। और ये जो हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। भारतीय बैंक में धन जमा करा के आप नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, ठीक है, कैसे खो देगा? भारत स्वेच्छा से अपनी नागरिकता परित्याग करता है, बिल्कुल ठीक है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता परित्याग करता है, बिल्कुल ठीक है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लेता है, ठीक है, तो ये जो बात गलत हो जाएगी। अन्य नागरिक से विवाह करने से नागरिकता नहीं जाती है, सरकार की आलोचना करने से भी नागरिकता नहीं जाती है, तो खाली ये 1 और 2 से ही जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल सी हमारा ठीक हो जाएगा। और आज की सेशन का मैं अंतिम प्रश्न लेके चल रहा हूँ, फिर बाकी प्रश्न हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? ठीक है, तो एनआरआई कार्ड होता है, आप जानते होंगे, ठीक, प्रवासी भारतीय, तो उसके लिए अर्ह नहीं है। ये यूपी पीसीएस मेंस का प्रश्न है। एक अवयस्क बच्चा जिसका अभिभावक भारत का नागरिक है, ये बिल्कुल होगा, ऐसा बिल्कुल कोई बात नहीं है। ठीक है। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, ये भी कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी, ये बिल्कुल ठीक है, ये अहर नहीं होगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, ये आज का था हमारा सेशन, जिसमें हमने नागरिकता संबंधी प्रथम पार्ट में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करी। आर्टिकल 5 से लेकर 9 तक हमने कवर कर लिया। ठीक है, आर्टिकल 10 और 11 अगले सेशन में आपको बताकर नागरिकता संबंधी जो अधिनियम है 1955 भी बता दिया मैंने आपको, और साथ में जो संशोधन थे वो रह गए थे, 2015 2019 का संशोधन वो रह गए थे, और साथ में 8 या 10 क्वेश्चन है नागरिकता संबंधी वो रह गए, उनको हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लाभप्रद सिद्ध हो रहा होगा। ठीक है, हम आपको जैसे पता ही है मॉर्निंग में उत्तराखंड का लेके चल रहे हैं, उत्तराखंड की जिला दर्शन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिला अध्ययन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, और इवनिंग में एक दिन हम पर्यावरण ले रहे हैं और एक दिन पॉलिटी ले रहे हैं, तो दोनों में से चीज़ें हम कवर करके चल रहे हैं। तो ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।